मुख्याचार्य छवि बिंद्रा जी हैं, जो कक्षा में अभी उपस्थित हैं। और अब हम छवि बिंद्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि कक्षा की कार्यवाही को वो आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरु जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पंचांग और गणित ज्योतिष की कक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं अपने ज्ञान के आधार पर और कुछ पुस्तकों के आधार पर। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि अगर हम पृथ्वी के किसी भी छोर पर कहीं पे भी पृथ्वी में खड़े होकर आकाश की ओर देखें तो हमें कुछ इस तरह का चित्र दिखाई दे सकता है और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि एक ब्रह्मांडीय गोला किस तरह से दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र लगाया है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, जिसमें एक मनुष्य अगर पृथ्वी के किसी सतह पर कहीं भी खड़ा हो जाए और बिल्कुल अपने सिर के ऊपर की ओर देखे और साथ में एक ब्रह्मांडीय गोले का निर्माण करे तो वो ब्रह्मांड की स्थिति को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसी के साथ हमने पिछली कक्षा में ये भी जाना था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु की क्या स्थिति भूगोल में होती है। इसी को आज हम फिर से समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चित्र लगाया है आपके सामने। ये जो पीला गोला है ये है सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सबसे पहले बुध ग्रह का कक्षा होती है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह की कक्षा होती है, फिर हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और फिर मंगल ग्रह। इसी तरह से ये जो नीला गोला आपको दिखाई दे रहा है यह बृहस्पति का गोला है। उसके बाद शनि का गोला होता है। अब इस चित्र में आप दो गोले और देखेंगे जिसपे लिखा है यूरेनस और नेपच्यून। ये पाश्चात्य ज्योतिष में इसको यूज किया जाता है, हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में इसका यूज नहीं होता, लेकिन आप कुछ कुंडलियों में ये नाम लिखे हुए देखोगे जिसमें लिखा रहता है यूरेनस और नेपच्यून। क्योंकि हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम केवल शनि ग्रह तक ही बात करेंगे। इसके बारे में अगर हम आगे जाने तो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। पार्थिव ग्रह का मतलब है ये पथरीले हैं, पत्थरों से बने हुए हैं। इनके ऊपर सतह है जिस पर उतरा जा सकता है। लेकिन बृहस्पति और शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो गैसीय हैं। गैसीय होने के कारण इन पर सतह नहीं है, इसलिए इन पर उतरा नहीं जा सकता, कदम हम नहीं रख सकते। इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है। किन्हें? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। और बृहस्पति और शनि को गैसीय ग्रह कहा गया है। इनकी स्थिति बिल्कुल सूर्य के सापेक्ष इस तरह से ही होती है कि पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसी के साथ साथ हम एक और चीज जानेंगे कि जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। अब ये दूरी को प्रकाश से कैसे नापते हैं? प्रकाश की स्पीड होती है और स्पीड के लिए, प्रकाश की स्पीड के लिए कहा गया है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश बढ़ता है और इसी गति को आधार बनाकर ग्रहों के बीच की दूरी को नापा जाता है। और
इसी से ही हम ये समझ सकते हैं कि ग्रहों के बीच में दूरी आपस में कितनी होती होगी, यानी कि बहुत अधिक होती होगी। इसी से ये पता चलता है कि ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है, ये हमारी आकाशगंगा है, ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसकी सीमा नहीं है कोई, बहुत बड़ा है। सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा एक है, और उसके चारों ओर घूमने वाले ये सारे ग्रह भी बहुत बहुत बड़े हैं, हमारी परिकल्पना से भी बड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने कोशिश की है जिससे इनकी दूरी को नापा जा सके। जैसे ये कहा जाता है, नापा गया है, इसको औसत दूरी मानी गई है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1496.7 लाख किलोमीटर है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने हनुमान चालीसा में एक बहुत फेमस कोट है कि जब उसमें बताया जाता है युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो उस लाइन में एक्चुअली सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बताया गया है, लेकिन उस समय योजन यूज किया जाता था दूरी के लिए। और यहाँ पर वही चीज वैज्ञानिकों ने भी जब प्रकाश की गति के सापेक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापा तो 1496.7 लाख किलोमीटर की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाई गई है। अब हम ज्योतिष के आधार पर ये जो विषय पढ़ रहे हैं, इसको हमें बहुत ही जरूरी समझना चाहिए कि ज्योतिष की दृष्टि से जो हम खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका क्या है। यह आकाशीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रहों की सटीक स्थिति, उनकी चाल, उनके घूमने का अध्ययन करना है, जिसके माध्यम से शुभ अशुभ मुहूर्त देखकर ग्रहण और मानवीय भाग्य पर उसके प्रभाव यानी कि फलित का विश्लेषण किया जा सके। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि ज्योतिष के 3 स्कंध होते हैं, और वो 3 स्कंध कौन से थे? गणित, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। हाँ जी। पहला स्कंद इसका होता है गणित, और दूसरे स्कंद की अगर हम बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बात की थी संहिता की, और तीसरा स्कंद होता है होरा। जब तक हम गणितीय माध्यम से कुछ सूत्रों का निर्माण नहीं करते तब तक हमें फलित, होरा का मीनिंग है फलित, ये हमने जब लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें भी ये जानने की कोशिश की थी। इसी तरह से अगर हम अब आगे बढ़े तो पृथ्वी को हमें समझना होगा और खगोलीय गोले को और अच्छे से समझना होगा। इसके लिए अगर हम पृथ्वी की सतह पर कहीं भी खड़े हैं, छोटी सी पृथ्वी का चित्र बना लेते हैं। तो पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए मैं एक छोटा गोला बना लेती हूँ, और यहाँ पर एक लाइन खींचकर यहाँ पर हमने कहा कि कोई खड़ा है, और जब वो आकाश में ऊपर देख रहे हैं तो देखते हुए जिस गोले का निर्माण प्रेक्षक कर रहा है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला कर रहा है, तो हमने बात की थी दिशाओं की। तो वो दिशा को कैसे पहचाने? ये कहा जाता है कि हम ध्रुव तारे को देखकर, आकाश में ध्रुव तारे को देखकर दिशा का अध्ययन करते हैं। पुराने समय में भी ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता था, और आज भी कहा जाता है कि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है। तो अगर हम इस प्रेक्षक को ये कहें कि तुम ध्रुव तारे को देखो, तो जब वो अपनी सिर के ऊपर देखता है तो उसको वहां ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता, बल्कि एक पर्टिकुलर कोण पर, यानी कि हल्का सा झुकाव अगर वो अपनी नजरों को दे
तो वहां दिखाई देता है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कभी बहुत ऊंचाई वाली जगह पर खड़े होके जहां से आकाश को आराम से खुला देखा जा सके, तो जब आप वहां देखेंगे और ध्रुव तारे पे नजर मारेंगे तो आपको ठीक सिर के ऊपर ना दिखाई देके हल्का सा वो जब तिरछा देखेंगे तो ध्रुव तारा दिखाई देगा। अब इसका क्या कारण है? इस चीज को समझने के लिए हम एक ग्लोब को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं मैंने यहाँ पर एक ग्लोब का मॉडल लगाया है। तो अगर प्रेक्षक यहाँ ऐसे पृथ्वी की सतह पर खड़ा है और वो देखने की कोशिश कर रहा है ऊपर, तो ध्रुव तारा उसे इस तरफ दिखाई देगा, एक टिल्ट लिया हुआ। ये चीज ये बताती है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, यानी कि जो एक्सिस है, अक्ष है, वो पृथ्वी हल्की सी झुकाव लिए हुए है। वो बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है। और ये जो झुकाव है ये लगभग 26 डिग्री का झुकाव है। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डिग्री क्यों लिया। देखिए, जब कोई फ्लैट सरफेस होती है, जैसे हमें कोई चपटा कागज दे दिया गया और हमें कहा गया इसको नापो, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल रखेंगे और स्केल से ये नाप लेंगे कि ये 10 इंच का है, या फिर ऐसे करके यहाँ से 4 इंच का है। लेकिन अगर यही गोलाकार हो तो क्या हम इसे ऐसे नाप सकते हैं? तब हमें कोणीय दूरी निकालनी पड़ती है, और आपने सुना होगा इसकी परिधि निकालना होता है। तो परिधि निकालने के लिए हम ऐसे नाप तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोणीय दूरी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से क्योंकि पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांडीय पिंड जो हैं वो गोलाकार हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोणीय दूरियों की जरूरत पड़ती है, ना कि इस तरह से फ्लैट सरफेसेस पर जिस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं उनकी। आशा है ये वाली बात आप लोगों को समझ आई होगी कि क्यों हम इन दूरियों को डिग्रियों में नापते हैं। अब जो ये टिल्ट है, इसका जो झुकाव है वो लगभग 26 डिग्री, आधा मिनट के करीब है। और इसीलिए जो ध्रुव तारा है वो हमें थोड़ा सा नजर को घुमाने पर दिखाई देता है, और यही डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा है। दिशाओं को समझना भी यहाँ पर हमें अत्यंत आवश्यक है। और उत्तर दिशा के ठीक नीचे यहाँ पर दक्षिण दिशा हमें, इसी तरह से हम यहाँ पे पूर्व दिशा और यहाँ पर पश्चिम दिशा को बताते हैं। जब हम इस पृथ्वी के इस गोले के मध्य वाली लाइन पर, ये जो बीचों बीच एक लाइन जा रही है जो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को जोड़ती हुई लाइन है, इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसके ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस हिस्से को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसी को अगर हम फ्लैट सरफेस पर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक अगर हम गोला का निर्माण कर ले तो हमें मिलता है 2 टुकड़े। एक तो ये हो गया, इसको बोला है हमने उत्तरी गोलार्ध, और एक ये नीचे वाला गोला जिसको हमने बोला है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा पर एक और लाइन खींचकर पृथ्वी को इन 2 भागों में बांटे तो इस वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध पूरे भाग को, और इसको पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया जाता है। अब हमें मेनली ये समझने की जरूरत है कि आकाशीय स्थिति को और अच्छे से कैसे समझा जाए।
अगर हम पृथ्वी को बहुत छोटा सा ड्रॉ करें और बीचों बीच की लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, और इसको आगे अनंत तक बढ़ा दें इस तरह से, और वहां से हम एक भौगोलिक गोले का, ब्रह्मांडीय गोले का स्ट्रक्चर तैयार करें। तो इसी तरह से जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी के लिए समझा था, इसको हम अब किसके लिए समझ सकते हैं? ब्रह्मांड के लिए भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मांड में ये पृथ्वी इस तरह का टिल्ट लिए हुए, टिल्ट यानी कि झुकाव लिए हुए इस तरह से है। तो उत्तर दिशा यहाँ पर बनेगी और दक्षिण दिशा यहाँ पर बनेगी। और जैसे हम यहाँ पर भूमध्य रेखा को ही एक्सटेंड कर दें तो हमें यहाँ पर ये भौगोलिक मध्य रेखा भी प्राप्त होती है। इसी ज्योतिष में हम लोग पृथ्वी को केंद्र मानकर सारे काम करते हैं, सारी गणनाएं करते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब सूर्य का रास्ता भी इसके चारों ओर ही होगा और सूर्य का रास्ता भी इसके चारों ओर इस तरह से होता है, जिसे रवि मार्ग बोला जाता है। रवि मार्ग कह सकते हैं, क्रांति व्रत भी कह सकते हैं, और सूर्य मार्ग किसी भी नाम से इसको बुलाया, कई किताबों में अलग अलग नामों से बुलाया गया है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति इस तरह से, क्योंकि हम ज्योतिष में भू केंद्रीय, ये हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि भू केंद्रीय का क्या मतलब है कि पृथ्वी मध्य में है। और इसी चीज को अगर हम आकाशीय स्थिति को बहुत ध्यान से समझें तो यहीं से ही राशियों की स्थिति का हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है, आइए इसको सीखें। जो रवि मार्ग है उससे थोड़ा सा दूरी पर, अब वो हम थोड़ा सा कह रहे हैं, आकाशीय दूरियां तो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बियॉन्ड एक रिबन जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, 8 डिग्री ऊपर और लगभग 8 डिग्री नीचे। इस तरह से रवि मार्ग के चारों ओर राशियों की स्थिति होती है, ऊपर भी और नीचे भी। यहीं पर सारी राशियां, और ये राशियां आप जानते हैं कौन कौन सी राशियां होती हैं? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हम जानते हैं। अब बात आती है कि मेष राशि कहां पर होगी, इसको हमें समझना चाहिए कि मेष राशि कहां पर होगी। तो अगर हम इस चित्र को ध्यान से समझ सकें तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का ये विषुवत व्रत है, यहाँ पर पृथ्वी के चारों ये, और जो रवि मार्ग है, काले रंग की जो लाइन आ रही है, इसका जो कटान बिंदु है यहाँ पर मेष राशि है। इस राशि यहाँ पर से मेष राशि का प्रारंभ, और इसके ठीक सामने 180 डिग्री पर तुला राशि है। और थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि गोला जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, आप सब जानते हैं। और 12 राशियों को अगर हम देखें तो 30-30 अंश पर, 30-30 डिग्री पर एक एक राशि बनती जाती है। तो 30-30 अंश यहाँ पर, अब हम इसको अगर हम 12 भागों में डिवाइड कर ले तो 6 राशियां मेष से तुला तक और 6 राशियां इस स्थिति पर आती हैं। यहाँ पर मकर राशि
और इस कोने पर कर्क राशि को समझा जा सकता है। यहां से जो कटान बिंदु है उसको हम 0 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष में मेष को ही प्रथम बिंदु मानते हैं। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हम ये मानते हैं कि अब चक्र शुरू हुआ। तुला राशि, फिर उसके बाद मकर, मेष, कर्क, तुला। अब यहीं पर परिकल्पना आती है उत्तरायण और दक्षिणायन की। डिस्टर्बेंस आ रहा है। कृपया म्यूट कर लें जिसका कृपया म्यूट कर लें। गुरु जी चरण स्पर्श। कृपया म्यूट कर लें। गुरु जी, हाँ बोला जाए। गुरु जी वो थोड़ा सा बाइक बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा आवाज पीछे से आ जा रहा है। जो राशियों की परिकल्पना हमने अभी यहाँ पर दिखाई है कि किस तरह से राशियों को समझा जा सकता है, इसी को मैं एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। ये चित्र देखिए, यहाँ पर है भचक्र एवं राशियां। तो सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पर ये जो रिबन की तरह एक बेल्ट दिखाई गई है जिसमें राशियां 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे किस तरह से सूर्य के चारों ओर होंगी उसको दिखाया गया है। अब आइए इन राशियों के बारे में और जानें। राशियां 12 हैं, जिसको हमने कहा कि मेष राशि से हम राशियों का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो मेष के बाद मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। पहले इन 4 राशियों को समझते हैं। 12 राशियां हैं, 360 डिग्री के गोले पर है, 30-30 डिग्री अंश पर एक राशि बनती है। इसको अगर हम समझें तो मेष राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक है। तो अगर हम यहाँ पर इसके 3 हिस्से करें तो मेष से 30 डिग्री तक, यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, ये हिस्सा जो होगा वो मेष राशि का होगा। इसके बाद यहाँ पर इसको 60 डिग्री बना लीजिए, तो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का जो हिस्सा होगा वो वृषभ राशि का होगा। इसी तरह से वृषभ के बाद मिथुन राशि, मिथुन के बाद कर्क राशि, कर्क के बाद सिंह राशि और सिंह के बाद कन्या राशि। तो इस तरह से हम 30-30 अंश के टुकड़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से बता रहे हैं तो ये 180 डिग्री तक और कितनी राशियां बन जाएंगी, तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तो ये 6 राशियां हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद तुला राशि का प्रारंभ यहां से होता है। तो अगर हम कहें कि यहां से यहां तक तुला राशि का स्ट्रक्चर है को देखा जा सकता है, यहां से यहां तक वृश्चिक राशि को, और वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि को यहां से देखा जा सकता है। इसी तरह से जब हम इसको भी 3 भागों में बांट दें, यानी कि पूरे ब्रह्मांडीय स्ट्रक्चर को हमने 12 राशियों में बांट कर देखा है। धनु राशि के बाद मकर राशि और मकर राशि के बाद कुंभ राशि और यहाँ मीन राशि होती है। क्योंकि हमने ये जाना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेष राशि है, तो इसीलिए सूर्य का मेष में प्रवेश कहा जाता है कि यह मेष का प्रथम बिंदु, यानी कि यहाँ से हम गणनाएं काफी शुरू करते हैं। और कुछ गणनाएं तुला से भी की जाती हैं कि सूर्य का तुला में। अब यहाँ पर हम
ने कुछ दिन पहले मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। जो मकर संक्रांति का त्योहार हम लोगों ने मनाया उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हमें ये पता है कि हमने मकर संक्रांति क्यों मनाई। हमें ये जानते हैं कि हमने कहा कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर राशि में जब वो प्रवेश कर रहे थे तो उनका मूवमेंट जो था वो अब उत्तर की तरफ हो रहा है और यहां से यहां तक चलते चलते वो उत्तर उत्तर की तरफ चलते जाएंगे। और जब वो कर्क राशि का पता पर पहुंचेंगे कि स्टार्टिंग होगी यहाँ पर 90 डिग्री वाले क्षेत्र में, तो यहां से जब कर्क राशि का स्टार्ट होगा तो ये दक्षिण की तरफ झुकाव ले लेंगे। तो इसको हम उत्तरायण और दक्षिणायन भी समझ सकते हैं। अभी हमने 14 या 15 जनवरी के करीब मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया है। तो यहीं से ही हम इसको समझ सकते हैं कि भचक्र में जो राशियों की स्थिति है, कन्या तक हमने नाम यहाँ लिखे और तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन को हमने इस गोले के इर्द गिर्द नाम लिखा है। आशा है ये आप लोगों को यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। इससे रिलेटेड अगर अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही है दोनों? हाँ जी, जब हम उसको पृथ्वी के सापेक्ष कहते हैं तब तो हम उसको कहते हैं भूमध्य, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि जो भू शब्द है उसका मतलब है पृथ्वी। तो भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली, और उसी को ही अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये जो गोलाकार ये मध्य रेखा बनती है, इसी को ही विषुवत रेखा कहा गया है। और अपना देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ जी, वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी जी ठीक। गोलार्ध किस तरह से है, अभी तक जितना पढ़ाया है उसके से समझ आ रहा है आप लोगों को, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। बढ़े आगे? ठीक है जी 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 बढ़ा जाए। हाँ जी। अब अगर हम इसी चीज को, जैसे मैंने आप लोगों को ग्लोब पर ये दिखाया था कि ग्लोब पर हमने दिशाओं का निर्धारण कर लिया कि ग्लोब से हम ये देख सकते हैं कि उत्तर दिशा यहाँ पर है और दक्षिण दिशा यहाँ पर। अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा पर मिलाने वाली कुछ लाइनों का निर्माण करें, जब आप किसी ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पर ये लाइनें आपको कुछ कुछ हल्के हल्की बनी हुई भी दिखाई देती हैं। अगर हम इस तरह की कुछ लाइनों का निर्माण करें, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा को मिलाने वाली लाइनें हैं ये, और इसी तरह से अगर हम पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली कुछ लाइनों का निर्माण करें, ठीक है, इस तरह से अनगिनत संख्या में लाइनें बनाई जा सकती है। और इन्हीं लाइनों को हम देशांतर या फिर रेखांश और क्या कहते हैं, इसके बारे में आप जानते ही हैं सभी लोग। बेलांतर। बेलांतर एक अलग चीज होती है। बेलांतर अक्षांश और देशांश, अक्षांश और देशांश। हाँ जी, अक्षांश और रेखांश बोला जाता है। इसी तरह से हम इनको समझ सकते हैं। और इन्हीं देशांतर यानी कि रेखांश और अक्षांश से हम पृथ्वी पर किसी प्लेस, कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कौन सी स्थिति स्थान की कहाँ पर है, उसको जान सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड।
ये शब्द बहुत कॉमन है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। इसी से ही पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा स्थान किस तरफ दिखाई देगा, उसका पृथ्वी पर क्या लोकेशन है, वो हम देशांतर और इससे पता लगाते हैं, रेखांश और अक्षांश से ही पता लगाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो भी प्लेसेस ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर हम ग्लोब में देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए भारत यहाँ दिखाई दे रहा है, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ने से और भी अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी चीज को हम अब आगे देखिए, इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि जो उत्तरी पूर्व है, ये है ध्रुव है, यहाँ से लेकर अगर दक्षिण की तरफ इस तरह की लाइनें बनाई जाएं तो इन्हें रेखांश की समानांतर रेखाएं यहाँ पर लिखा है। और अगर भूमध्य रेखा के पैरेलल बहुत सारी लाइनें बनाई जाएं तो इनको क्या कहा गया है, अक्षांश रेखाएं कहा गया है। इसी चित्र को, ये चित्र आप समझ गए हैं कि ये भचक्र और राशियों की है। इसी को ही हम एक्सटेंड करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। एक और चित्र मैं आप लोगों को अब यहाँ पर दिखाती हूँ। इस चक्र को ध्यान से देखिए। इस चक्र में सबसे बीचों बीच पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम भूमध्य है, मतलब भू केंद्रीय, मध्य तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, यहाँ पर बोलना चाहता भू केंद्रीय प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं ज्योतिष में। तो भू केंद्रीय प्रणाली को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें सबसे बीचों बीच पृथ्वी को रखना पड़ेगा। तो पृथ्वी के बाद देखिए ये वाली लाइन जो दिखाई देती है, ये है बुध की लाइन, बुध का कक्षा। और यहाँ छोटा सा लिखा भी है बुध कक्षा। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखा पाऊं तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा। इसी चित्र में आप देखिए कि एक जगह इसके बुध की कक्षा के बाद का जो गोला है वहां पर लिखा है शुक्र कक्षा। शुक्र की कक्षा के बाद लिखा है तीसरा गोला जो बना हुआ है, वो दरअसल पृथ्वी की कक्षा है। यहाँ पे देखिए लिखा है पृथ्वी की कक्षा, और यहीं पर चंद्रमा बनाए हैं। इस पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा को बता दिया है। इसलिए बता दिया है क्योंकि हम भूकेंद्रीय प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। इसी में ही चंद्रमा के बाद मंगल की कक्षा है ये, और मंगल के बाद बृहस्पति की कक्षा, और ये सबसे बाहरी कक्षा को शनि की कक्षा बताया गया है। इसी चित्र को अगर हम और ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो जहां पर सभी ग्रहों की कक्षाएं खत्म हो रही हैं, वहां पर देखिए नक्षत्र कक्षा आपको दिखाई देगी। शनि की कक्षा के बाद यहां पर सभी नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अब हमें ये भी नक्षत्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। इसके बाद इसको अभी हम नक्षत्रों को पढ़ते हैं। तो नक्षत्रों से पहले हम थोड़ा सा और इससे थोड़ा दूर चले जाएं तो यहाँ पर देखिए आपको राशियां नजर आएंगी, और इन राशियों की ये पूरी बेल्ट के बारे में हमने यहाँ पर अभी एक चित्र के माध्यम से जाना भी था। ये वाला चित्र, इसी के बीचों बीच ये सारी कहानी चल रही है, और इस कहानी को हम इस चित्र से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रहों की कक्षाएं ये हैं, नक्षत्रों की कक्षाएं ये हैं, और राशियां उनकी कक्षाएं ये हैं।
इसको समझा जा रहा है। आशा है ये चित्र आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। इस चित्र को मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, आप लोग इसको संजो कर रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। अब एक चीज और हमें समझने की जरूरत है, वो है कि यहाँ पर चित्र में तो ये सब गोलाकार बना दिया गया है, यानी कि वृत्ताकार बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये वृत्ताकार होता नहीं है। केवल पढ़ने के पर्पस से गोलाकार बनाना आसान है, ये एक्चुअली दीर्घ वृत्ताकार होता है। अब दीर्घ वृत्ताकार का क्या मीनिंग होता है कि गोला वृत्ताकार बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, दीर्घ वृत्ताकार बनाएंगे तो ये थोड़ा इस तरह से होता है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी के लिए भी कहा जाता है कि वो पृथ्वी जो है पूरी गोलाकार नहीं है, वो हल्का सा ऊपर और नीचे से दबी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगली कक्षा में हम नक्षत्रों के बारे में ही पढ़ेंगे। आशा है ये चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज।